हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज अपना जो सवाल रहेगा वो रहेगा कि पावर फैक्टर जो होता है उसको कोस में क्यों लिया जाता है। जैसा एक लड़के ने या एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर पावर फैक्टर जो होता है वो कोस में क्यों लिया जाता है, तो आज अपने उसी सवाल के ऊपर बात करेंगे। ये आपको कहीं भी इंटरव्यू के अंदर या कैसे भी जब आप लोग पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो ये सवाल आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है कि पावर फैक्टर जो होता है उसको कोस में क्यों लिया जाता है। तो अपनी ये जो सीरीज चल रही है इन्हीं सवालों के बेस के ऊपर चल रही है। तो आज हमारा जो रहेगा वो रहेगा पावर फैक्टर। इसके अलावा पावर फैक्टर जो होगा इसके ऊपर मैं आपको 2 से 3 बात एक्स्ट्रा और बताऊंगा कि पावर फैक्टर का मान अधिकतम से न्यूनतम कितना होगा, पावर फैक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पावर फैक्टर किस तरीके से बढ़ेगा, पावर फैक्टर के फार्मूले कौन कौन से होंगे। तो आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा पावर फैक्टर। देखो, आप लोगों ने पावर फैक्टर पढ़ा होगा कि पावर फैक्टर जो होता है वो कई प्रकार का होगा कि इसके मैं थोड़ा सा प्रकार बताता हूँ, फिर इससे आरएलसी सर्किट पर बात करेंगे कि जैसे पावर फैक्टर एक तो क्या होगा, इकाई होगा। इसके अलावा एक क्या होगा, शून्य। शून्य भी आप लोगों को पता होना चाहिए 2 प्रकार का होगा। एक तो शून्य लैगिंग होगा और एक शून्य जो होगा वो क्या रहेगा, लीडिंग रहेगा। ये शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट के अंदर होगा, ये शुद्ध इंडक्टिव के अंदर होगा और ये शुद्ध कैपेसिटिव के अंदर होगा। इसके अलावा आपका जो लैगिंग होगा और एक क्या होगा, लीडिंग होगा। एक लैगिंग होगा और एक क्या होगा, लीडिंग होगा। ठीक है। अब ये लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, ये किस अकॉर्डिंग करेंगे अपने, या पावर फैक्टर का जो मान आप लोग कोस में डिनोट करोगे वो इन्हीं से अपने समझेंगे। यानी कि अपने पास जो सर्किट रहेगा ये शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट होगा, ये अपना शुद्ध इंडक्टिव होगा, ये शुद्ध कैपेसिटिव होगा, और ये लैगिंग होगा, ये आरएल होगा, सीरीज और आरएल समांतर होगा। और लीडिंग की अगर अपने बात करें तो आरसी सीरीज या आरसी समांतर होगा। उस सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा। तो अब आरएलसी सर्किट होगा उसमें लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, वो डिपेंड करेगा कि अगर एल का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो लैगिंग होगा, अगर सी का इफेक्ट है तो वो लीडिंग होगा। तो मैं यहाँ एक आरएल सर्किट बनाता हूँ। ये मान लेते हैं अपने पास एक रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस इंडक्टर है और ये मैंने यहाँ वोल्टेज दे दी। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगी वो VR है और इस पर जो वोल्टेज होगी वो VL होगी और करंट जो होगी वो मेन क्या रहेगी, अपनी I रहेगी। अब मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ कि आपको पता है कि दोनों के अंदर करंट का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये I रहेगा यहाँ पर। रेजिस्टेंस के अंदर धारा और वोल्टेज क्या होती है, इन फेज होती है। तो यहाँ आप लोग इस तरीके से बना सकते हो कि इंडक्टर जो होगा इसके अंदर वोल्टेज आगे चलेगी तो इसको मैं क्या लिखूंगा, VL। अब इन दोनों को मैं अगर अवरलेपित कर देता हूँ इस तरीके से तो यहाँ होगा VL और यहाँ आएगा आपका I और यहाँ आएगा VR। ये होगा VL और VR के कारण जो टोटल वोल्टेज होगी वो यहाँ से निकलेगी इस तरीके से, और इस वोल्टेज को आप लोग इधर भी दिखा सकते हो। और यहाँ मैंने बताया टोटल वोल्टेज, और ये वोल्टेज है, ये करंट है, मेन करंट है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, फाई रहेगा। यानी कि आपकी क्या रहेगी, मेन करंट है, ये मेन क्या वोल्टेज है। अब आप लोग डायग्राम से देख के पता चल रहा है आप लोगों को, डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि एक आपके पास करंट है और एक आपके पास क्या वोल्टेज है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या लिखेंगे, फाई से, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, कलांतर। अब आप लोगों को देखो एंगल जो आपने निकाला है वो एक तो वोल्टेज पर निकाला है, एक क्या करंट है, इन दोनों के बीच का। अगर मैं यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ तो यहाँ करंट होगा और यहाँ क्या होगा, वोल्टेज होगा। ये इसका आधार होगा और ये इसका क्या होगा, करण होगा। तो आधार और करण के बीच का जो एंगल अगर अपने निकाले, आधार और करण के बीच का, तो वो निकलेगा आपका कोस फाई। इसका मतलब कोस होगा और यहाँ एंगल फाई है तो इसको फाई दिखाऊंगा मैं। इसका मतलब पावर फैक्टर जो होता है वो कोस में क्यों लिया जाता है, तो यहाँ से आपका जो मतलब बनेगा वो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और इसको आप लोग त्रिभुज की 2 भुजाओं से रिप्रेजेंट करेंगे। एक आपके पास होगा वो आधार होगा और एक आपके पास क्या होगा, कर्ण होगा। तो यही आपका मेन रीजन होगा कि पावर फैक्टर जो होता है वो कोस में क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये धारा और वोल्टेज के बीच का क्या करेगा, एंगल को प्रदर्शित करेगा। और एंगल का अगर मैं कोस लेता हूँ, कोस को कोजिया भी कहा जाता है, कोस लूँगा तो वही आपका क्या होगा, पावर फैक्टर बनेगा। अब बात करेंगे कि पावर फैक्टर जो होगा इसके कई फार्मूले होंगे, सूत्र होंगे। तो कोस फाई का देखो फार्मूले कौन कौन से बनेंगे। अगर आप लोग त्रिभुज लेते हैं इस तरीके से, ये आपका R होगा, ये X होगा, ये Z होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, करण होगा। तो R/Z यानी कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात होगा वो आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा अगर आप लोग शक्ति त्रिभुज देखें तो यहाँ ट्रू पावर होगी, यहाँ आपकी अपरेंट पावर होगी, यहाँ जो होगी वो रिएक्टिव पावर होगी। तो ट्रू पावर और अपरेंट पावर का अनुपात भी क्या कहलाता है, कोस फाई कहलाता है। यानी कि PT बटा में क्या रहेगा, PA का अनुपात भी रहेगा। फिर आप लोग देखें PT का जो मान होगा इसका फार्मूला जो होगा VA कोस फाई होगा,
और इसका VI होगा प्रेंट पावर का, काटेंगे तो भी क्या आएगा cos फाई। तो यहाँ से आप लोग ये भी बोल सकते हो कि पावर फैक्टर जो होगा वो cos में क्यों होगा, क्योंकि ये दो पावर का अनुपात होगा। एक आपकी प्रेंट पावर होगी, ऊपर जो होगी वो रिएक्टिव रियल पावर आएगी, और नीचे जो पावर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी प्रेंट पावर। इन दो पावरों का वो क्या होगा, अनुपात होगा। इस वजह से भी आप लोग ये बोल सकते हो कि इसका जो पावर फैक्टर होगा वो cos में लिया जाता है। और इसका जो होगा इसको आप लोग वाट में लिखेंगे, मात्रक होगा, इसका जो होगा वो क्या होगा, VA होगा। उसके बाद और फार्मूले देखें, सिंगल फेज के अंदर पावर का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, P बराबर VA cos फाई होगा। तो आप लोग यहाँ से cos फाई का अगर मान निकालें तो P बटा में क्या आएगा, VA। और यहाँ अगर देखें तो ये सिंगल फेज है, तो यहाँ V मैक्सिमम भी नहीं लिखा, V RM भी नहीं लिखा, तो ये V RMS मान होता है, ये भी ध्यान रखोगे। इसके अलावा अगर मैं तीन फेज की बात करूँ तो दो फार्मूले बनेंगे तीन फेज के अंदर, ये होगा। तो यहाँ से मैं अगर cos फाई का मान निकालना चाहूँगा तो मेरे पास जो मान बनेगा वो ये बनेगा √3 VL IL। इसी तरीके से और फार्मूला देखें, P बराबर जो होगा वो 3 BP IP क्या रहेगा, cos फाई रहेगा। तो यहाँ से cos फाई का अगर आप लोग एक मान और निकालें तो P बटा में 3 VP IP रहेगा। अब मैं दो फार्मूले और बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि जो दो फार्मूले बनेंगे वो कैसे बनेंगे। आपने RL श्रेणी सर्किट पढ़ा होगा, अभी जो उन्होंने डायग्राम बनाया था, यहाँ तो पर जो वोल्टेज थी वो रेजिस्टेंस पर थी और यहाँ पर थी वो मेन वोल्टेज थी। ये आधार का काम करेगी, ये किस पर काम करेगी, करंट का। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, cos फाई जो होगा वो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज और जो टोटल वोल्टेज इन दोनों का रेशो होगा। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर आप लोग RL समांतर सर्किट का यूज़ करोगे, चाहे आप RC समांतर सर्किट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ रेजिस्टेंस में करंट कितनी है और टोटल करंट है, इन दोनों का रेशो भी क्या रहेगा, आपका पावर फैक्टर रहेगा। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे पावर फैक्टर के फार्मूले हैं, और यहाँ से अलग अलग एग्जामों के अंदर आपको अलग अलग पावर फैक्टर के फार्मूले पूछे गए, और यहाँ से आप लोग इनके मात्रक निकालना चाहे, इनका वैल्यू निकालना चाहिए आपको, अलग अलग वैल्यू दे करके, तो भी आप लोग पावर फैक्टर का मान निकाल सकते हो। अब दो तीन चीज़ें और देखें कि पावर जो फैक्टर जो होगा इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप लोगों ने देखो cos का मान देखा होगा, यानी कि पावर फैक्टर की अगर रेंज पूछी जाए आपसे तो ये 0 डिग्री, 30, फिर 45 और फिर 60 और फिर क्या आएगा, 90 आएगा। साइन cos 0 का मान 1 होगा, और यहाँ अगर हमने बात करें √3 बटा में 2 होगा, इसका मान 1 बटा में √2 होगा, इसका मान 1 बटा में 2 होगा, और इसका मान 0 होगा। ठीक है, ये cos होगा और यहाँ इसका क्या बोले, एंगल, और ये cos फाई का मान होगा। अब इसकी परास देखें आप लोग, ये 1 है और ये 0 है। तो cos का अधिकतम मान अगर आपसे पूछा जाए तो 1 होगा, न्यूनतम मान पूछा जाए तो 0 होगा, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। √3 का मान 1.732 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.86 आएगा, 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 0.707 आएगा, 1 बटा 2 का अगर देखें तो 0.5 आएगा, और यहाँ अगर देखें तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका पावर फैक्टर का एंगल बढ़ेगा, धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर बढ़ेगा, तो पावर फैक्टर जो होगा इसका मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब P बराबर अगर आप लोग देखें VI cos फाई लेते हो, P बराबर क्या होगा, VI लेंगे, cos फाई लेंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना कि जो ऐसी सप्लाईज होगी उसके अंदर एक फैक्टर जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करेगा, जो क्या रहेगा, पावर फैक्टर। क्योंकि ये पावर फैक्टर होगा, ये करंट और वोल्टेज के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा, उसका लिया जाता है, cos लिया जाता है। तो इसका मतलब जो ऐसी सप्लाईज होती है उसमें पावर फैक्टर का क्या काम है या क्या रोल है, तो इसका रोल यही है कि ये जो होगा, ये पावर जो होगा, कितनी पावर आगे ट्रांसमिट होगी उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर कि अगर ये पावर फैक्टर का मान क्या है, जैसे जैसे इसका मान घटेगा तो ये पावर जो होगी, ये पावर भी क्या होगी, घटेगी। तो ये आप लोग देखते हो कि जो ट्रांसमिशन जो होता है उसका पावर फैक्टर हमेशा क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है, ताकि आपकी जो ट्रांसमिशन जो करंट हो वो घट सके और ट्रांसमिशन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर का कर सके। तो पावर फैक्टर की जो रेंज अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ 0 से 1 के बीच में होगी। जैसे जैसे कालांतर बढ़ेगा वैसे वैसे पावर फैक्टर का मान क्या होगा, घटेगा। इसके बाद देखें पावर फैक्टर के मैंने 3 आपको बता दिए। पावर फैक्टर को सुधारने की विधियां देखें तो 3 मेथड आपको पता है। एक तो अपने यूज़ करेंगे कैपेसिटर, और एक अपने यूज़ करेंगे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर होगी। एक आप लोग यूज़ करेंगे फेज एडवांसर,
तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों जो होंगे वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, और तीनों के तीनों काम क्या करेंगे, जब लाइन का पावर फैक्टर सुधारेंगे तो KVAR यानी कि प्रतिघाती शक्ति जो होती है वो क्या करेंगे, लाइन को क्या करेंगे, प्रदान करने का काम करेंगे। और जब पावर फैक्टर को सुधारा जाता है तो यही पावर दी जाती है, और यही पावर फैक्टर को कम या ज़्यादा करने का काम करती है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कि पावर फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि कोस में क्यों लिया जाता है, कारण इसका एक ये है कि जब धारा और वोल्टेज के बीच का अगर आप लोग एंगल देखें तो वो एंगल क्या होगा, अलग अलग सर्किटों में अलग अलग होगा। इसका मतलब वो एंगल अगर आप लोग देखेंगे तो एक तो बेस लाइन आपके पास आधार है और दूसरा क्या है, कर्ण है, इन दोनों के बीच का होगा। तो आधार बटा कर्ण आप लोग यहाँ से देखें तो क्या बनेगा, पावर फैक्टर बनेगा। या इसके अलावा एक चीज़ और भी बोल सकते हो कि जो पावर फैक्टर जो होगा ये वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होगा, यानी ऊपर वास्तविक शक्ति आएगी, नीचे कौन सी आएगी, आभासी शक्ति। और वास्तविक शक्ति का फार्मूला होगा वो VA cos फाई होगा और आभासी का होगा VA। तो जब कैंसिल करेंगे तो cos फाई बचेगा। तो भी आप लोग यहाँ से डिनोट कर सकते हो कि ये पावर फैक्टर जो होगा वो कोस में क्यों लिया जाता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।